आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की तमाम खबरों का रुख करेंगे। शुरुआत करते हैं बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक 3 बजे से शुरू होगी। बैठक में जम्मू कश्मीर में घाटी की स्थिति और आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा होगी। बैठक को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली में जम्मू कश्मीर कोर ग्रुप की आज बैठक होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है चुनाव की दृष्टि से, और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की क्या मौजूदा स्थिति है मुख्य तौर पर उस पर चर्चा होगी। कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी अपनी जमीन और मजबूत जम्मू कश्मीर में कर सकती है। इस तरीके के कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। इसके इतर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने कमर कस ली है, और माना यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द किसी भी वक्त विधानसभा के चुनावों का ऐलान भी जम्मू कश्मीर में किया जा सकता है। और इसी को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज दोपहर 3 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर रखी गई है। की परिस्थितियों और चुनाव को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की होने वाली है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी। सर, ये जो मीटिंग है कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरह का एजेंडा है? देखिए, मीटिंगें जो भी होती हैं महत्वपूर्ण ही होती हैं, किन्हीं विषयों को लेकर के उसमें बात की जाती है। तो स्वाभाविक बात है कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से अमन चैन शांति अभी आई है, अब आगे का जो प्रोसेस है वो भी जारी करना है। उस कारण से समय समय पर हमारे जो लीडरशिप है वो हमें बुलाती है, तो उसी संदर्भ में ये बैठक की जा रही है। किस तरीके से हम देख रहे हैं कि जम्मू में विशेष तौर पर, कश्मीर में भी विशेष तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो काफी जोर लगा रही हैं। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो लीडर्स हैं वो भी काफी शामिल हो रहे हैं। तो चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां आप लोगों की हैं? क्योंकि जो अभी के देखें, हालात देखें तो जम्मू कश्मीर के हालात में बहुत बेहतरी आई। भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज्यादा अच्छे मार्जिन से जीतेगी, और हमें विश्वास है कि हम अपनी कारकर्दगी पर जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा अच्छे किए गए काम हैं उसमें हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। अभी देखें तो जिस तरीके से जो पंचायत के चुनाव होने हैं, फिर नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, खबर आ रही है कि 2024 के बाद हो सकते हैं इस तरह के चुनाव। तो क्या इससे कोई आपको नहीं लगता कि एक मैसेज जो है वो अलग तरह का जा रहा है? ये ऐसा नहीं, अभी जो चीज अभी तय नहीं है उसके बारे में इस प्रकार से करना, प्रोसेस जारी है। अभी जो लिस्टें जारी करना, उसके बाद नए वोटर्स बनना, ये सब चीजें हुई हैं। तो जब भी इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन इस पर अपनी राय देगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा, सभी पार्टियां इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि हम क्योंकि आपकी जानकारी के लिए पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हो गए असेंबली के और लोकल बॉडीज के, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में 4 या 5 बार इलेक्शन हुए। तो हमने पॉलिटिकल प्रोसेस जो बनाया है, 73rd 74th अमेंडमेंट्स को लोकल बॉडीज में और पंचायतों में लाया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहली बार जिला परिषद क्या होती है उसको जाना है। तो हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उसको वहां पर लागू किया है। बीजेपी कितनी आश्वस्त है कि जब वो चुनाव में जाएगी तो पूरे तौर से न सिर्फ मजबूत होगी, और दूसरी तरफ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं लगातार कि चुनाव में आइए, चुनाव में आइए। देखिए, बीजेपी का डर उन्हें कहीं ना कहीं सता रहा है, तभी उनका गठबंधन बना है आपस में। इससे पहले वो लोग सरकारों में रहे हैं, अलग अलग लड़ते थे। आज ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का डर उनको कहीं ना कहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आज की बैठक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और देखा जाए तो किस तरीके से जम्मू कश्मीर की जो परिस्थितियां बेहतर हुई हैं और आगे का पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होगा उसको लेकर के कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद तमाम लोग कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जो आगे का प्रोसेस है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, उस पर कोई कितनी बड़ी घोषणा होती है वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
तो दिल्ली में कोर कमेटी की आज बैठक होने वाली है। 3 बजे अमित शाह के आवास पर यह बैठक होगी। हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खुर्रम, 3 बजे ये जो बैठक रखी गई है, इस बैठक का मुख्य एजेंडा? देखिए, एजेंडा तो कोई सीधे तौर पर साफ नहीं है कि क्या एजेंडा होगा, लेकिन अचानक ये बैठक बुलाई गई है और जाहिर सी बात है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर चिड़चिड़ाहट है और जिस तरीके से पूरा केस सुप्रीम कोर्ट में चला और उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले को जिस तरीके से कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने भी कई सवाल पूछे थे, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति है वो आज डिसाइड एक तरीके से हो सकती है। और साफ तौर पर अगर देखें तो इस पूरे मामले में आज वहां पर पार्टी की क्या परिस्थिति है और किस तरीके से पार्टी आगे की क्या रणनीति बना सकती है। जिस तरीके से नगर पालिका चुनाव भी होने हैं, 2024 का चुनाव है, पंचायत चुनाव होनी है और उससे भी आगे बढ़ करके विधानसभा चुनाव की जो बात हो रही है वो कब होंगे, किस तरीके से होंगे, लेकिन पार्टी कितनी तैयार है और कैसे लोगों तक अपनी रीच बना सकती है, कैसे तमाम चीजें जो अभी जम्मू कश्मीर में ठीक हुई हैं, G20 हुआ, तमाम चीजें हुई, वो लोगों के बीच में एक मैसेज जो है वो कैसे पॉजिटिव दिया जाए। और पार्टी को लेकर के हमने कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत की है। साफ तौर पर कहना है कि भाजपा पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा मजबूत है और भाजपा कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है कि किस तरीके से आने वाले खासतौर से लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास, खासतौर से लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें हैं। एक सीट उसमें कैसे और जो है बढ़ जाए, इस पर ये जो तमाम चीजें हैं, तमाम मुद्दे जो है वो मीटिंग में डिस्कस हो सकते हैं। कुल मिलाकर कहें कि तो आज की जो मीटिंग है वो इस माने कर काफी महत्वपूर्ण है, काफी अहम है, क्योंकि क्या आगे की रणनीति क्या होगी और स्टेट में जम्मू कश्मीर राज्य में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुनाव में तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आज जो ये बैठक रखी गई है 3 बजे, ये पूरी तरह राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है जम्मू कश्मीर की उस पर चर्चा इसमें होगी, क्योंकि बहुत जल्द ये माना जा रहा है कि अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में कभी भी हो सकते हैं। इसको लेकर जितनी भी प्रक्रियाएं हैं निर्वाचन आयोग की वो लगभग संपन्न हो चुकी हैं। ऐसे में जो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव है या जो पंचायत के चुनाव है वो कहीं ना कहीं नींव माने जाते हैं विधानसभा चुनाव की ओर, चुनाव के। और जब इस तरीके की बैठकें होती हैं तो फिर कयास यही लगाए जाते हैं कि ना जाने कब ऐलान हो जाए जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों का। खुर्रम, बिल्कुल, देखिए लगातार जो है कयास आराइयां हो रही हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि और एक तरह का दबाव भी जो है बनाने की कोशिश है विपक्षी पार्टियों के जरिए से कि अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो फिर चुनाव में देरी क्यों। और भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ तौर पर ये बहुत साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार है और कभी भी जो है चुनाव के लिए जो है भाजपा पीछे नहीं हटती, लेकिन चुनाव कराना जो है वो क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। अभी देखें जिस तरीके से वोटिंग लिस्ट का मसला हो, डिलिमिटेशन हो, तमाम चीजें क्लियर हुई हैं और साथ ही साथ अगर देखें तो जिस तरीके का ऑब्जेक्शन जो है वो मांगे गए थे, वो ऑब्जेक्शन जो मांगे गए थे वो भी तमाम चीजें हो रही हैं। तो एक तरीके से जो जमीन जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। लोकसभा चुनाव और जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया था जब सही समय आएगा तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे बल्कि साथ ही साथ वहां पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो भी बहाल कर दिया जाएगा। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, एजेंडा साफ नहीं है, लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं आज जो है वो चर्चा होने वाली है। अगर देखें तो नगर पालिका चुनाव को लेकर के भी कई तरह की जो तैयारियां हैं वो कैसे होनी है, किस तरीके से होनी है और भाजपा कैसे और बेहतर कर सकती है। बिल्कुल खुर्रम, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज की जो बैठक है वो जम्मू कश्मीर की राजनीति के इर्द गिर्द रहने वाली है। उसका जो एजेंडा है जम्मू कश्मीर की राजनीति के इर्द गिर्द रहने वाला नजर आप बना के रखे। खुर्रम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और श्रीनगर से आपको एक और अहम खबर देंगे जहां की स्पेशल टाडा कोर्ट ने आज JKLF और हुर्रियत के 10 नेताओं को जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी है। जिन अलगाववादी नेताओं की जमानत याचिका खारिज हुई है उन्हें UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर पाकिस्तान के इशारे पर काम करने और प्रतिबंधित संगठनों को फिर से जीवित करने की कोशिश का आरोप है और इन्हीं की जमानत याचिका आज खारिज हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर की स्पेशल टाडा कोर्ट ने आज JKLF और हुर्रियत के 10 ऐसे नेताओं की जमानत याचिका को खारिज किया है जिन पर पाकिस्तान के इशारे पर दहशतगर्द फैलाने का आरोप है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और यूएन में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान देश की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने कहा कि पाक आदतन अपराधी बन चुका है। भारत के खिलाफ गलत प्रचार करना ही उसका मकसद बन चुका है। पाकिस्तान की तरफ से यूएन में कश्मीर का राग अलापने पर पेटल ने कहा कि पाकिस्तान को बेबुनियाद आरोप लगाने की जगह अपना घर ठीक करना चाहिए। Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. A glaring example of the systemic violence against minorities in Pakistan was the large-scale brutality perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023, where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. Similar treatment has been meted out to the Ahmadiyas, whose places of worship have been demolished. The condition of women belonging to minority communities in Pakistan, notably Hindus, Sikhs and Christians, remains deplorable. और कश्मीर में मानवाधिकार का सवाल उठाने वाले पाकिस्तान को अपने आस्तीन में क्यों झांकना चाहिए, ये समझने के लिए एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो पाकिस्तान में अफगानी शरणार्थियों के साथ बर्बरता का है। वीडियो में दिख रहा है कि पाकिस्तान की पुलिस अफगानी रिफ्यूजीज को सरेआम सड़क पर पीट रही है। पुलिस वाले बच्चों के साथ बेरहमी से बाज नहीं आ रहे हैं और अफगानी शरणार्थियों के साथ किस तरीके से पाकिस्तान में बर्बरता हो रही है उसका एक वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान एक तरफ कश्मीर में मानवाधिकार की बात करता है, वहीं उनके अपने देश में क्या हो रहा है इस वीडियो के जरिए बखूबी समझा जा सकता है। वहां पुलिस वाले सरेआम लोगों की पिटाई कर रहे हैं। ये अफगानी शरणार्थी हैं जिनकी सरेराह पिटाई हो रही है। पुलिस वाले बच्चों तक को नहीं बख्श रहे हैं, उनके साथ भी बेरहमी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो पाकिस्तान पुलिस की गुंडागर्दी साफ इस वीडियो में देखी जा सकती है। पाक शरणार्थियों को अफगान शरणार्थियों को पाक पुलिस किस तरीके से बर्बरता के साथ पीट रही है उसका यह वीडियो अब सामने आया है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का, जहां की राजधानी शिमला में वायरल हो रहे एक वीडियो पर स्थिति साफ हो गई है। यह वीडियो 24 सितंबर सुबह 5 बजे का है, जिसमें एक युवक एक युवती से बदसलूकी करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में यह युवक युवती को जबरन खींचने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है और युवती को घसीटता हुआ भी नजर आ रहा है। यहां युवती अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि युवक युवती को किसी भी कीमत पर अपने साथ ले जाना चाहता है। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों से लग रहा है कि युवक के इरादे नेक नहीं है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जो जानकारी हासिल की है उसमें यह स्पष्ट हुआ है कि युवक और युवती आपस में दोस्त हैं और दोनों ने 23 सितंबर की रात के समय किसी पब में ज्यादा शराब पी ली थी। उसके बाद दोनों लक्कड़ बाजार पहुंचे तो लड़की ने घर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद युवक ने युवती को खींचते हुए ले जाने की कोशिश की। हालांकि इस खींचातान में युवती को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस दोनों को थाने लेकर गई, जहां युवती ने शिकायत करने से साफ मना कर दिया और बताया कि वो दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने आईजीएमसी अस्पताल ले जाकर युवती को फर्स्ट एड भी दिलवाया। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये लक्कड़ बाजार की तस्वीरें हैं। प्रथम दृष्टया यहां पर यह लग रहा है कि एक युवक लड़की को जबरन घसीट रहा है और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जा रहा है। पुलिस के पास ये मामला पहुंचा। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की
तो ये स्पष्ट हुआ कि युवती और युवक दोनों आपस में दोस्त हैं और इन्होंने ज्यादा शराब पी ली थी। युवती ने घर जाने से मना कर दिया। जबरन युवक युवती को घर ले जाना चाह रहा था, लेकिन छोटी मोटी चोटें इस खींचातान में लड़की को आई हैं। पुलिस ने आईजीएमसी में इलाज भी लड़की का करवा लिया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। और कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज बीजेपी ने शिमला में हल्ला बोला है। यहां चौड़ा मैदान में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित भाजपा के तमाम विधायक मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार और इंदु गोस्वामी ने भी धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। यहां मौजूद बड़े नेताओं ने राज्य की सुक्खू सरकार पर 10 गारंटियों को पूरा न करने के लिए हमला बोला और संस्थानों के डी नोटिफाई करने पर भी कई सवाल खड़े किए। 9 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 10 महीने का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में संस्थान बंद करने का क्रम रुका नहीं, वो भी अभी तक चला हुआ है। सरकार बनती है प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, लेकिन यहां सरकार बनी प्रदेश को पीछे ले जाने के लिए। 10 महीने के कार्यकाल में अगर मैं चौक चौराहे पर खड़ा होकर के पूछूं कि इस सरकार की एक उपलब्धि बताइए, तो आदमी इधर देखता है, उधर देखता है, सोचता है, और सोचने के बावजूद भी मालूम नहीं पड़ सकता उसको कि एक उपलब्धि गिनने लायक क्या है। और हमने किसी जगह हमने बच्चों के बीच में बैठ करके हमने बात करने लगे, हमने कहा एक उपलब्धि बताइए, नहीं मालूम। लेकिन किसी ने बीच में कहा कि एक उपलब्धि सरकार की यह है कि जो चले हुए संस्थान 1000 से ज्यादा की संख्या में, जहां डॉक्टर बैठ करके मरीज का इलाज 8 महीने से कर रहा था, तहसीलदार 6 महीने से तहसील को चला रहा था, बीडीओ 4 महीने से ब्लॉक का ऑफिस चला रहा था, उन संस्थानों को बंद करने की यही एकमात्र उपलब्धि वर्तमान सरकार है। और राजेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, हालांकि ये जो धरना प्रदर्शन आज हो रहा है कांग्रेस की कथित जन विरोधी योजनाओं के खिलाफ, ये पहले से तय था, लेकिन इतना उग्र ये आंदोलन होगा और इस तरीके से लाठी डंडे वहां पर चलेंगे, इस तरीके से पुलिस फोर्स का इस्तेमाल वहां पर करना पड़ जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। राजेंद्र, चलिए राजेंद्र से संपर्क करने की कोशिशें जारी हैं। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां कांग्रेस की कथित जन विरोधी योजनाओं के खिलाफ भाजपा ने हल्ला बोला है। चौड़ा मैदान की ये तस्वीरें हैं जहां भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस वक्त जुटे हुए हैं। आज विधानसभा की कार्यवाही का 7वां दिन भी है और भाजपा ने आज का दिन मुकर्रर किया था जब इस तरीके से धरना प्रदर्शन भाजपा के द्वारा किया जाना था, और वही यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहा है। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो कांग्रेस के खिलाफ यहां पर भाजपा लगातार मुखर बनी हुई है। कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। माहौल बनाने की पूरी कोशिश यहां पर विपक्ष द्वारा की जा रही है। चौड़ा मैदान में आज ये धरना प्रदर्शन भाजपा का हो रहा है। वहीं हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आज 7वां और अंतिम दिन है। आज की कार्यवाही में नियम 61 के तहत सदन में 3 मुद्दों पर चर्चा होनी है, जबकि नियम 324 के तहत 9 मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित है। हालांकि जिस तरह से सत्र के 6 दिन हंगामा और तीखी नोक-झोंक देखने को मिली, उससे आज का सत्र भी हंगामेदार रह सकता है। राजेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आज 2 मुख्य बातें नजर आ रही हैं। एक तो विधानसभा की कार्यवाही का आखिरी दिन है और भाजपा ने आज का दिन मुकर्रर किया था जब कांग्रेस की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा हमला बोलने वाली थी। सदन के बाहर तो हमला किस तरीके से हो रहा है ये हमने देखा। क्या यही ट्रेलर है जिसकी पूरी पिक्चर सदन के अंदर आज नजर आएगी? राजेंद्र,
बिल्कुल जैस्मिन, सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों तरफ भाजपा उग्र है आज, और सदन के अंदर भी जो बातें सदन के बाहर कही गई वही बातें सदन के अंदर भी गूंजने की उम्मीद लग रही है। जो रुख भाजपा के नेताओं का लग रहा था, खासकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जिस प्रकार सदन आज मंच से गूंज रहे थे, उस हिसाब से लग रहा है कि आज सदन में भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ सकता है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम रैली स्थल पर ही जैस्मिन मौजूद हैं। यहाँ कुछ कार्यकर्ता भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या इनकी बातें रही हैं, क्या मुद्दे रहे हैं, ये भी इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। कहाँ से आए? रोडू विधानसभा क्षेत्र से। इतने दूर कैसे पहुंचे यहाँ पर? इतने दूर तो गाड़ी से आए यहाँ पे। क्या आपके मुद्दे रहे, क्या आज जनसभा में सुना, क्या कुछ निष्कर्ष निकला अपने शब्दों में? क्योंकि 9 महीने सरकार बन के हो गए हैं और सरकार को अभी भी शर्म नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको दे रही है और इनको लेने का तरीका नहीं है। इनके आपस में गुटबाजी चल रही है, आपस में ही लड़ रहे हैं, तो पब्लिक को कहाँ संभाल पा रही है लोग। इनको तो आपस में ही लड़ाई लगी है। सुबह कितने बजे चले थे घर से? 6 बजे। 6 बजे, बिल्कुल। तो भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि सुबह 6 बजे घर से चले थे। अब कार्यकर्ता हैं, दूर दूर से आए हैं, पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और इस वक्त थोड़ा सा तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे रैली स्थल की। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर अब कार्यकर्ता, क्योंकि अब ये जो धरना प्रदर्शन था ये यहाँ पर खत्म हो गया है और अब कार्यकर्ता धीरे धीरे घरों की तरफ जाना शुरू कर दिए हैं, मूव करना शुरू कर दिए हैं जैस्मिन। और जो पूरा आज हम कह सकते हैं पूरा जो दिन रहा वो इसी प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन होते रहे। बिल्कुल राजेंद्र, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा ने इस तरीके से ये प्रदर्शन किया है और अंदर भी इसी तरीके से भाजपा नजर आने वाली है, विपक्ष नजर आने वाला है, कई मुद्दों को वहां पर उठाएगा। कौन से वो अहम मुद्दे हैं जो आज आखिरी दिन जिन पर चर्चा होनी है और कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज प्रस्ताव लाए जाएंगे? बिल्कुल जस्मीन, इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी, भाजपा के पूर्व में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा के प्रदेश सचिव हैं वर्तमान में और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं लंबे समय तक, छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र त्री, कैसे देखते हैं आज का विरोध प्रदर्शन? हालांकि कुछ जल्दी नहीं भाजपा ने कर दी प्रदर्शन में। देखिए, कांग्रेस सरकार का जो रवैया वो भी बहुत जल्दी में नकारात्मक हो गया। होना तो ये चाहिए था कि जो वायदे करके कांग्रेस सत्ता में आई थी उन वायदों को पूरा करती, पर ठीक इसके विपरीत कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आके सबसे पहले अपना नकारात्मक रवैया उस समय प्रदर्शित कर दिया जब उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में थे, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में थे। प्रत्येक जो इंस्टीट्यूशन था वो प्रदेश के लोगों के लिए था, वो किसी पार्टी के लिए नहीं था। पर कांग्रेस सरकार ने आके सबसे पहले वही बंद कर दिए और जो वायदे उन्होंने किए थे, चाहे वो 1500 रुपए का महिलाओं को जो सम्मान राशि थी वो थी, या रोजगार देने की बात थी, या भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बात थी, हर क्षेत्र में कांग्रेस फेल हुई है। और वही कारण है कि आज पूरे प्रदेश के कोने कोने से यहाँ कार्यकर्ता हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी की अध्यक्षता में इकट्ठा हुआ है कांग्रेस सरकार का घेराव करने के लिए, धरना देने के लिए। जी जैस्मिन, तो भाजपा के प्रदेश सचिव नरेंद्र त्री इस वक्त हमारे साथ हैं और जो सदन के अंदर की बात आप कह रहे हैं, जरूर प्रश्न आज जरूर लगे हुए हैं, लेकिन दो चीजें आज सदन के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है जैस्मिन। पहला, जो स्वास्थ्य के लिए विधेयक, जो स्वास्थ्य के लिए चर्चा लाई गई थी विपिन सिंह परमार की तरफ से, क्योंकि पिछले शनिवार को जब सदन चला था तो उस दौरान वॉकआउट के बाद जो है तो वो कोई भी भाजपा का विधायक अंदर मौजूद नहीं था, जिसके कारण उस जो चर्चा लाई गई थी विपिन सिंह परमार के द्वारा उसके ऊपर चर्चा नहीं हो पाई। तो आज उम्मीद की जा रही है भाजपा के विधायकों की तरफ से, आज ये डिमांड रखी जाएगी कि स्वास्थ्य के संस्थानों में जो हालात खराब हैं प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा। ठीक है राजेंद्र, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अंतिम दिन भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उसमें से एक महत्वपूर्ण है। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सीएम सुक्खू आज अमृतसर के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे में वो उत्तर भारत के राज्यों की नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगे। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक रखी गई है। इस बैठक में सीएम सुक्खू वाटर सेस का मुद्दा उठा सकते हैं। बैठक में हिस्सा लेने के बाद सीएम सुक्खू 27 सितंबर को वापस शिमला लौट आएंगे।
तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक कल होने वाली है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दिल्ली और लद्दाख के तमाम नेता इसमें शिरकत करेंगे। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे। अमृतसर में ये बैठक कल बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और हिमाचल के संदर्भ में बीबीएमबी का मुद्दा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रह सकता है, जिसमें वाटर सेस का मुद्दा सीएम सुक्खू उठाने वाले हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।